जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे कक्षा 10 मैथ का चैप्टर 2 बहुपद पॉलिनोमियल एक्सरसाइज 2.1। स्टार्ट करने से पहले हम लोग कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में जानेंगे जिसका प्रयोग इस चैप्टर में है, जैसे कि चर क्या होता है, अचर क्या होता है, बीजी व्यंजक क्या होता है, बहुपद कहते किसे हैं, इन सब के बारे में हम लोग जानेंगे। जो बच्चा 9th में भी मैथ नहीं पढ़ा है उसे भी बहुपद समझ में आ जाएगा अगर पूरी वीडियो ध्यान से देखेगा तो। हम लोग बहुपद नाम से यह स्पष्ट हो रहा है, बहुपद इसे इंग्लिश में पॉलिनोमियल बोलते हैं। पॉलिनोमियल बोलते हैं। बहुपद का मतलब जिसमें एक से ज़्यादा पद हो उसे बहुपद बोलेंगे। एक से ज़्यादा पद उसे हम बहुपद बोलेंगे। बहुपद दो चीज़ों से मिलकर बनाता है, एक होता है चर और दूसरा होता है अचर। जितनी भी संख्याएं बहुपद में उपयोग होती है, जैसे कि 2, 3, 1, 4, ये सब क्या होते हैं? अचर होते हैं। जैसे कि 1/2 भी हो जाएगा, रूट में 3 हो जाएगा, 100 हो जाएगा, ये सब क्या है? अचर है। अचर किसे कहते हैं? जैसे कि अक्षर X, Y, Z, A, B, C, अल्फ़ा, बीटा, गामा, ये सारी चीज़ें क्या है? चर है। और जितनी संख्याएं होती हैं अचर कहते हैं उसे हम। अब आगे हम लोग समझेंगे कि बीजीय व्यंजक क्या होता है। बीजीय व्यंजक हम लोग बीजीय व्यंजक किसे कहेंगे? जैसे कि कुछ निश्चित हम चर ले लें तथा अचर ले लें और उन दोनों राशियों के बीच हम लोग योग करें, अंतर करें या फिर भाग या फिर घटाव कुछ भी करें, उन दोनों की जो संयोग से बनता है पद उसे हम क्या कहते हैं? बीजीय व्यंजक। तो हम इसे लिख देते हैं। कुछ निश्चित चर लें, निश्चित चर लें तथा अचर राशियों के बीच योग, अंतर तथा गुणन इत्यादि के संयोग से बने पद को बीजीय व्यंजक कहते हैं। बीजीय व्यंजक कहते हैं। बीजीय व्यंजक होते कैसे हैं? जैसे कि 2x + 1, इसमें क्या है? चर भी है, अचर भी है और उन दोनों का योगफल किया गया है। ये अचर है, ये चर है और ये अचर, दोनों का यहाँ पर गुणनफल किया गया है तथा यहाँ पर योगफल किया गया है। इसे बीजीय व्यंजक बोलेंगे। जैसे कि 2x हो गया, 3x² + 4x + 2, ये भी क्या है? बीजीय व्यंजक। और उसी प्रकार से ले लें रूट में 3x + 2y, ये भी क्या है? बीजीय व्यंजक है। इसे ही हम बीजीय व्यंजक कहेंगे। अब समझते हैं बहुपद क्या होता है। बहुपद के बारे में, बहुपद को इंग्लिश में हम लोग पॉलिनोमियल्स बोलते हैं। अब बहुपद कहेंगे किसे? ऐसे बीजीय व्यंजक को बहुपद कहेंगे जिसमें पदों की संख्या निश्चित हो तथा चर राशि का घातांक जो है, घात मतलब कि वो हमेशा धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। और तीसरा नंबर क्या है कि प्रत्येक पद में चर राशि का गुणांक जो है वो वास्तविक संख्या होना चाहिए। फिर से एक बार, पदों की संख्या निश्चित होनी चाहिए, चर राशि का घातांक जो है एक धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए, प्रत्येक पद में चर राशि का गुणांक जो है वो वास्तविक संख्या होनी चाहिए। यहाँ पर हम लिख देते हैं, तीनों पॉइंट्स को लिख देते हैं। ऐसे बीजीय व्यंजक
को बहुपद कहेंगे, पद कहेंगे जिसमें पहला पॉइंट क्या होना चाहिए, पदों की संख्या निश्चित होनी चाहिए, पदों की संख्या निश्चित हो। दूसरा पॉइंट, चर राशि का घातांक धनात्मक पूर्णांक, चर राशि का घातांक धनात्मक पूर्णांक हो। और तीसरा पॉइंट क्या है, प्रत्येक पद में घातांक चर राशि का गुणांक, चर राशि का गुणांक वास्तविक संख्या हो, वास्तविक संख्या हो। हमने वास्तविक संख्या और पूर्णांक के बारे में चैप्टर नंबर 1 में पूरे डिटेल में बताया है। आप डिस्क्रिप्शन में उसका चैप्टर 1 का लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ जाकर देख सकते हो। अब जैसे देख लेते हैं, पहले समझते हैं कि चर राशि का वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या क्या होती है। जैसे कि रूट में अगर कोई विषम संख्या आ जाए, जैसे कि -3, नहीं विषम संख्या ही नहीं होनी चाहिए, कोई भी संख्या अगर माइनस लग जाए तो उसे हम क्या बोलेंगे, काल्पनिक संख्या। इसके बारे में हमें डिटेल में 11th क्लास में पढ़ना है। कुछ हम एग्जाम्पल ले लेते हैं बहुपद का, जैसे कि x³ + 2x² + 7x, ये क्या है, बहुपद है। इसमें एक से ज़्यादा पद हैं तथा पहला कंडीशन क्या है, पदों की संख्या निश्चित होनी चाहिए, 1 2 3, इसमें पदों की संख्या भी निश्चित है। दूसरा क्या है, चर राशि का घातांक एक धनात्मक पूर्णांक हो। चर राशि का घातांक कितना है, 3 है, घातांक कितना है, 3 है। तो क्या बोलेंगे इसे कि चर राशि का घातांक जो है वो धनात्मक संख्या है। तो दूसरी कंडीशन भी सही हो गई। तीसरी कंडीशन, प्रत्येक पद में चर राशि का गुणांक वास्तविक संख्या होनी चाहिए। प्रत्येक पद में देखिए, जैसे यहाँ पर वास्तविक संख्या है, यहाँ पर × 1 होगा, ये भी वास्तविक संख्या है, 7 है, ये भी वास्तविक संख्या है। तो ये क्या है, एक बहुपद है। दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि x³ - 1/x। अब देखते हैं, इसे हम ऊपर लेके जाएंगे तो x की घाते -1 हो जाएगा। और जहाँ पर कहीं भी x का घात माइनस में दे दे या फिर x की घात रूट में दे दे, जैसे कि रूट का अगर निकालेंगे तो x घाते 1/2, तो ये क्या होगा, बहुपद नहीं होगा जहाँ भी, तो ये बहुपद नहीं है। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि रूट में 3x² + 4x - 1/x², ये भी बटा क्या आ गया, बस हमें ध्यान यही देना है, यहाँ पर भी बटा में आ गया, तो ये भी क्या है, बहुपद नहीं है, क्योंकि हम इसे ऊपर अगर ले जाएंगे तो -2 हो जाएगा। और बोला है कि धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए, चर राशि का जो घातांक है वो धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए, यहाँ पर ऋणात्मक हो जाएगा, तो ये भी बहुपद नहीं है। अब बहुपद के हम लोग प्रकार समझेंगे कि बहुपद कितने प्रकार के होते हैं। बहुपद कितने प्रकार का होता है, जैसे कि एक पदीय बहुपद, नाम से यह स्पष्ट हो रहा है कि उसमें एक पद होगा। दूसरा द्विपदीय बहुपद। तीसरा त्रिपदीय बहुपद। बहुत सारे होते हैं, लेकिन हम लोग 3 पद ले लेते हैं। जैसे कि नाम से यह स्पष्ट हो रहा है कि एक पदीय बहुपद, जैसे कि x² हो गया, इसमें कितने पद हैं, एक पद है। 4x हो गया, इसमें भी कितने पद हैं, एक पद है। x हो गया, इसमें भी कितने पद हैं, एक पद। -3y, ये इसमें भी एक पद है। द्विपदी में 2 पद होंगे, जैसे कि 4x + 2 दे देगा, तो द्विपदी हो गया। 4x² - x, ये भी द्विपदी हो गया।
7x+2 ये भी द्विपदी हो गया, त्रिपदीय। जैसे कि x³ + x² + 4, इसमें कितने पद हैं? 3 पद, तो ये क्या हो गया? त्रिपदीय बहुपद। नाम से ही स्पष्ट है कि एक पदी में एक पद होगा, द्विपदी में 2 पद होगा, त्रिपदी में 3 पद होगा। एक और होता है शून्य बहुपद, ये भी समझ लेते हैं। पहले समझ के नोट लिख लीजिएगा नोट में कि अब किसी भी चर की घात अगर शून्य होगी तो उसका मान कितना होगा? 1 होगा। किसी भी चर की घात अगर शून्य होगी तो उसका मान 1 के बराबर होगा। अब समझते हैं शून्य बहुपद क्या होता है। शून्य बहुपद, शून्य बहुपद हम लोग किसे कहेंगे? जैसे कि 7 दे दे, 5 दे दे, तो ये क्या है? शून्य बहुपद। जैसे कि x की घात 0, इसका मतलब 7 गुणते x की घात 0 का मान 1, तो 7 आ गया ना, तो ये क्या है? शून्य बहुपद है। ये आप लोग याद कर लीजिएगा कि शून्य बहुपद किसे कहते हैं। अब समझेंगे हम लोग कि शून्य बहुपद के शून्यक क्या होते हैं। बहुपद का शून्यक, शून्यक को ही हम लोग मूल भी कहते हैं, मूल। तो बहुपद का शून्यक, जैसे कि कोई हम बहुपद ले लेते हैं px = x + 6, तो इसमें अगर बहुपद का घात 1 है तो उसके कितने शून्यक प्राप्त होंगे? 1 प्राप्त होगा। पहले बता देते हैं कि बहुपद की घात किसे कहते हैं। देखिए बहुपद का घात, बहुपद की घात, इसे हम पहले समझेंगे। इसे ही अंग्रेजी में डिग्री बोलते हैं, डिग्री, बहुपद की डिग्री, कितने डिग्री का इक्वेशन है। जैसे कि x² + 2x + 1, तो इस बहुपद में जो अधिकतम घात होता है चर की, जैसे कि x का अधिकतम घात क्या है? 2, तो बहुपद की घात कितना होगा? 2। उसी प्रकार ले लें x के घाते 3 + 4x + 2x² + 1, तो इसमें बहुपद की जो चर है इसमें इसकी अधिकतम घात कितनी है? 3, तो घात कितना हो जाएगा? घात जो है 3 हो जाएगा। उसी प्रकार ले लेते हैं x के घाते 4 + 4x² + 3x³ + 1, इसमें जो है चर की घात अधिकतम कितनी है? 4 है, तो घात कितना हो जाएगा? 4। हम लोग बस बहुपद में चर की अधिकतम घात को ही जो है बहुपद की घात बोलते हैं, आप हमेशा याद कर लीजिएगा। और जो बहुपद जितना घात का होगा उसके मूल उतने ही होंगे, मतलब शून्यक भी उतना ही होगा, मूल को ही शून्यक बोलते हैं। जैसे कि ये है px = x + 1, तो इसका घात कितना है? घात 1 है, तो मूल कितना प्राप्त होगा? 1। उसी प्रकार से ले लेते हैं, यही ले लेते हैं x² + 2x + 1, इसमें चर की अधिकतम घात क्या है? 2 है, या फिर बहुपद की अधिकतम घात 2 है, तो घात कितना हो जाएगा? घात, इंग्लिश में इसे डिग्री बोलते हैं, डिग्री। डिग्री कितना हो जाएगा? 2, तो इसके मूल कितने प्राप्त होंगे? 2 ठो। जितना ही डिग्री होगी या फिर मूल, जितना ही घात होगा बहुपद की, उतना ही उसके मूल प्राप्त होंगे। ठीक है, उसे हम शून्यक भी कभी कभी बोलेंगे, आप ध्यान दीजिएगा। डिग्री और शून्यक और मूल दोनों एक ही होते हैं। अब समझेंगे शून्यक निकालते कैसे हैं। जैसे कि कोई समीकरण दे दे px = x + 6, तो शून्यक निकालने के लिए हम क्या करते हैं? इससे 0 के बराबर कर देते हैं। 0 के बराबर कर देंगे तो x का मान कितना आ जाएगा? -6, तो इसका शून्यक क्या हो जाएगा? -6, यही आंसर हो जाएगा। शून्यक = -6। अब इसे हम उत्तर की जांच कैसे करेंगे कि शून्यक यही है? बस इसमें रख देते हैं, x + 6 दिया था, x का मान कितना आया है? -6, -6 बराबर -6 आप +6 = 0, 0 = 0, तो परिभाषित भी हो गया कि 0 = 0 है, इसका मतलब शून्यक 6 है। जैसे एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं x² + 2x + 1, मान लो px के बराबर दिया है,
तो पूछ रहा है इसके शून्यक, शून्यक निकालिए। तो हम लोग शून्यक निकालने के लिए क्या करेंगे, 2x + 1 = 0 हल करेंगे इसे। 9th क्लास में आपने हल करना सीखा है और हम यहाँ पर भी बताएंगे। 2x को क्या लिख सकते हैं, x + x + 1 = 0। इसे हम द्विघात बहुपद को अभी आगे हल करना आप लोग को बताएंगे। यहाँ पर सिंपल सा लिए हैं, दोनों में कॉमन क्या है, x + 1 हो जाएगा, प्लस इन दोनों में कॉमन क्या है, 1, तो x + 1 = 0। x + 1 दोनों में कॉमन है, x + 1 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या, x इसमें बचेगा और +1 = 0। इसे लिखेंगे यदि x + 1 = 0 तो x बराबर -1, और एक यहाँ से उसी प्रकार से यदि x + 1 = 0 तो x = -1। हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि द्विघात बहुपद था, इसलिए इसमें मूलों की संख्या कितनी आई, 2, एक ये, या फिर इसे इस शून्यकों की संख्या भी बोल सकते हैं। और जांच करना होगा तो -1 को हम पूरे समीकरण में रखेंगे। जैसे यहाँ पर रख लेते हैं, x² + 2x + 1 = 0। इसमें -1 रखेंगे, -1 का वर्ग + 2 - 1 + 1 = 0। -1 का वर्ग 1 आ जाएगा, और माइनस में प्लस का गुणा होगा तो -2 + 1, प्लस वाले एक साथ जुड़ जाएंगे, 1 + 1 = 2 - 2 = 0, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 0 = 0। तो जांच भी हो गया कि हमारे जो मूल आए हैं वो सही है। अब हम लोग समझेंगे आगे कि रैखिक बहुपद किसे कहते हैं। बहुपद में भी कई प्रकार के हैं, रैखिक बहुपद, द्विघातीय बहुपद, त्रिघातीय बहुपद। तो हम लोग पहले समझेंगे रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद, इसे इंग्लिश में लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल। वैसे बहुपद जिसकी घात अधिकतम 1 हो उसे हम क्या बोलेंगे, रैखिक बहुपद। वैसे बहुपद जिसका अधिकतम घात 1 हो उसे हम लोग रैखिक बहुपद बोलेंगे। जैसे कि x + 1, इसमें अधिकतम घात कितनी है, 1, घात बराबर 1, तो क्या हो गया, ये रैखिक बहुपद। उसी प्रकार से ले लेते हैं √ में 3x और +5। ये √ में सिर्फ संख्या दी है, अचर राशि जो है, और चर राशि √ में नहीं है, बाहर है √ से, +5। इसमें भी हम क्या देख रहे हैं कि चर जो है उसकी घात 1 है, तो ये भी क्या हुआ, रैखिक बहुपद। और जो रैखिक बहुपद का व्यापक रूप है, व्यापक रूप में हम लोग इसे कैसे लिखते हैं, ax + b के रूप में। देखिए जैसे यहाँ पर 1 है ना, तो ax + b, मतलब कि ये 1 है जो a है, x जो है x, प्लस वो ये वाला 1 जो है वो b है, जिसमें जो है a कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। अगर a 0 के बराबर हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 0 + b = b, तो ये तो शून्य बहुपद हो गया। लेकिन हमें क्या समझना है, रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद में a 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, जो इसका व्यापक रूप होता है ax + b के रूप में होता है। अब हम लोग समझेंगे द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद को इंग्लिश में हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। वे बहुपद जिसकी घात अधिकतम घात जो है वो 2 हो उसे हम लोग द्विघात बहुपद बोलेंगे। लिख देते हैं यहाँ पर सामान्य भाषा में, 2 घात वाले बहुपद को द्विघात बहुपद कहते हैं। इसका व्यापक रूप जो है
ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में लिखा जाता है। इसका व्यापक रूप क्या होगा? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इसमें भी ए कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा और ए बी सी सभी वास्तविक संख्याएं हैं। वास्तविक संख्या जो द्विघात बहुपद उसे कहेंगे जिसकी अधिकतम घात दो घात वाले बहुपद को द्विघात बहुपद कहते हैं। घात हमने बता दिया कि घात कैसे निकालते हैं। बहुपद की अधिकतम घात को ही घात कहते हैं। व्यापक रूप जो है इसका ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में होता है और जहाँ पर ए कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। अगर 0 हो जाएगा तो ये वाला पूरा पद 0 हो जाएगा तो फिर ये रैखिक बहुपद होगा। तो ए को कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। एक सा एग्जाम्पल हो जाएगा जैसे कि 2x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, या फिर 4x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, जहाँ पर ये a के स्थान पर है एक्स स्क्वायर प्लस b के स्थान पर क्या है 2 है और c के स्थान पर 1 है। ठीक है, अचर अचर हमने सब चीज़ें बता रखा है। और इसमें हम लोग एक फार्मूला पढ़ेंगे द्विघात बहुपद में। जैसे कि अगर हमें द्विघात बहुपद ज्ञात करना हो और मूलों को दे दे तब फिर कैसे ज्ञात करेंगे? द्विघात बहुपद बराबर घात बहुपद। द्विघात बहुपद को हम लोग कैसे निकालेंगे? एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग, मूलों का योगफल, योगफल यहाँ पर किसी किसी किताब में शून्यकों का योगफल, शून्यक मूल को ही बोलते हैं, प्लस मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल। इसे हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस, अगर मूल मान लें कि अल्फा और बीटा हो किसी भी द्विघात बहुपद का, जैसे कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और मान लें कि इसके दो घात है तो 2 मूल प्राप्त होंगे। मान लें कि वो दोनों मूल अल्फा और बीटा हो तो इसे कैसे लिखेंगे? मूलों का योगफल मतलब दोनों का योगफल अल्फा प्लस बीटा प्लस इंटू एक्स भी होता है यहाँ पर, एक्स हमने भूल गया है, सॉरी, एक्स प्लस मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा। कैसे निकालेंगे द्विघात बहुपद? एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल गुणते एक्स प्लस मूलों का गुणनफल, इसे ही एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग समझेंगे मूलों का योगफल निकालते कैसे हैं। तो इसका भी सूत्र होता है मूलों का योगफल। मूलों का योगफल का सूत्र जो है माइनस में x का गुणांक बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक, मतलब कि मूलों का योगफल हमें निकालना होगा तो माइनस एक्स का गुणांक बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक। और इसे प्रतीकात्मक भाषा में कैसे लिखेंगे? अगर मूलों का योगफल योग अल्फा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस एक्स का गुणांक। इसमें माइनस एक्स का गुणांक क्या दे रखा है? बी, तो माइनस बी हो जाएगा बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक। एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या दे रखा है व्यापक रूप में? ए। तो क्या हो जाएगा फार्मूला? मूलों का योगफल बराबर माइनस बी बाई ए। हमेशा आप लोग याद रखें, नहीं तो इससे अच्छा है कि आप ये वाला याद रखिए, मूलों का योगफल बराबर माइनस एक्स का गुणांक बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब मूलों का गुणनफल किस सूत्र से ज्ञात करेंगे? तो मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल बराबर क्या होता है? पहले अचर पद, अचर पद बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक। इसे भी हम प्रतीकात्मक भाषा में कैसे लिखेंगे? मूलों का गुणनफल मतलब अल्फा इंटू बीटा
हाँ, अचर पद, अचर पद इसमें क्या दे रखा है व्यापक रूप में c, तो यहाँ पर क्या लिख लेंगे हम c बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है a, तो a, तो यहाँ पर हम फार्मूला लिख देते हैं अल्फा इंटू बीटा बराबर c बाई ए। हम लोगों ने अभी अभी निकाला कि अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए। ये दोनों फार्मूला इम्पोर्टेंट है, आप लोग याद रख लीजिएगा। अब हम लोग समझेंगे त्रिघात बहुपद। वैसे आपके सिलेबस में सिर्फ द्विघात बहुपद तक ही दिया है, लेकिन त्रिघात बहुपद में थोड़ा बहुत बता देते हैं कि त्रिघात बहुपद क्या होता है। इसे इंग्लिश में 3 डिग्री पॉलिनोमियल कहते हैं, और इसमें इस बहुपद की अधिकतम घात जो है मतलब वो 3 होती है। जैसे कि ले लेते हैं एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1, ये क्या है त्रिघात बहुपद है। इसका व्यापक रूप जो है, व्यापक रूप इसका कैसा होता है एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स धन डी। इसका व्यापक रूप क्या होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। अगर मान लें इसके कितने मूल प्राप्त होंगे, घात 3 है तो त्रिघात बहुपद है, मतलब कि घात 3 है तो इसके कितने मूल प्राप्त होंगे, 3 मूल प्राप्त होंगे। वो तीनों मूल हम मान लेते हैं, एक अल्फा है, एक बीटा और एक गामा। तो इसका जो है कि समीकरण कैसे प्राप्त करेंगे त्रिघात बहुपद का, तो इसका होता है एक्स का क्यूब माइनस मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस फिर होता है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू एक्स माइनस मूलों का गुणनफल अल्फा बीटा गामा। ये होता है इसका फार्मूला त्रिघात बहुपद निकालने का। और इसको कैसे निकालते हैं, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा को हम लोग कैसे निकालेंगे, जो है कि माइनस बी बटे में ए। माइनस बी क्या है भाई, एक्स स्क्वायर का गुणांक बटे में ए एक्स क्यूब का गुणांक, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। इसका क्या फार्मूला होता है सी बाई ए। सी बाई ए मतलब सी क्या है एक्स का गुणांक बटे में ए एक्स क्यूब का गुणांक, और अल्फा बीटा गामा मूलों का गुणनफल, इसे हम लोग लिखते हैं माइनस डी बाई ए। डी क्या है अचर पद, मतलब इसमें चर नहीं है तो क्या बोलेंगे अचर पद। आप बटे में ए एक्स क्यूब का गुणांक, बस हो गया त्रिघात बहुपद। वैसे आपके सिलेबस में सिर्फ द्विघात बहुपद तक ही सवाल दिए हैं, अगर दिया रहेगा त्रिघात बहुपद का तो हम वो भी कराते चलेंगे। अब आते हैं प्रश्नावली 2.1 पर। प्रश्नावली 2.1 में ग्राफ वाले सवाल दिए हैं, तो ग्राफ वालों को समझने के लिए एक नोट क्या रहेगा, नोट मतलब कि निर्देश। एक्स अक्ष के लिए, एक्स अक्ष के लिए एक्स अक्ष में शून्यांक एक्स अक्ष में कैसे शून्यांक ज्ञात करेंगे हम लोग, पहले समझते हैं इसे कार्तीय तल को। इसमें ये वाला x होता है, ये वाला y होता है, इसका उल्टा इधर होता है x डैश और इसका उल्टा इधर y डैश। अगर इधर संख्याएं क्या होती हैं धनात्मक होती है 1 2 3, इधर जो संख्याएं वो ऋणात्मक होती हैं -1 -2 -3। उसी प्रकार से YH का धनात्मक 1 2 3। यहाँ पर बहुत सारी संख्याएं होती हैं, आती रहती हैं जितना ही आगे बढ़ा जाएगा 1 2 3
सारी धनात्मक हुई, इसके उल्टे वाले में सारी ऋणात्मक हुई। 1 2 3, माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3। अब हम लोग यक्स अक्ष में शून्यांक मतलब मूल कैसे ज्ञात करेंगे। यक्स अक्ष में मूल ज्ञात करने के लिए जहाँ भी कोई रेखा यक्स अक्ष को काटेगी उतना उसके मूल प्राप्त होंगे। यक्स अक्ष को कोई भी रेखा जितनी बार काटेगी उसके उतने ही मूल प्राप्त होंगे। लिख लेते हैं यहाँ पर, यक्स अक्ष में जितने कट बिंदु, जितने मिस्टेक हुआ, जितने कट बिंदु मिलेंगे, उतना शून्यांक मिलेगा, शून्यांक भी मिलेगा। हमने क्या बताया कि यक्स अक्ष में जितने कट बिंदु मिलेंगे उतना ही उसमें शून्यांक भी मिलेगा। जैसे कोई रेखा इस तरह जा रही है तो यक्स अक्ष में कितने कट बिंदु मिले, एक यहाँ पर मिला यक्स अक्ष पर, एक यहाँ पर यक्स अक्ष पर मिला, एक यहाँ पर, तो इसका शून्यांक कितना हो गया, मतलब कि मूल कितना मूल होगा, 1 2 3। सिंपल सा क्वेश्चन है। आते हैं प्रश्नावली 1.1 पे, प्रश्नावली 2 बार बार बोल दे रहे हैं, प्रश्नावली 2.1 पर। 2.1 में एक्स अक्ष को कहीं भी रेखा काट नहीं रही है तो कितना होगा, शून्यांक 0 हो जाएगा इसमें। और यहाँ पर देखते हैं एक्स अक्ष को एक स्थान पर काट रही है तो शून्यांक कितना होगा, 1। इसमें 1 2 3 3 स्थान पर कट बिंदु मिल रहा है तो यहाँ पर शून्यांक कितना होगा, 3 हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर हम लोग देखेंगे इस वाले क्वेश्चन में शून्यांक कट बिंदु कितना मिल रहा है एक्स अक्ष पर, यही पूरी की पूरी एक्स अक्ष है, 1 2, तो शून्यांक जो है कितना प्राप्त होगा, 2। उसी प्रकार से इस वाले क्वेश्चन में 1 2 3 4 कितने शून्यांक मिल रहे हैं, 4 एक्स अक्ष पर, 4 आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार से इसमें 1 2 और एक यहाँ पर फिर पूरा छुरा है, 1 2 3 कितने शून्यांक हो गए, 3। सिंपल सा क्वेश्चन है, पूरा हो गया। और हम लोग नोट लिखेंगे ग्राफ के लिए। जो ग्राफ वाले में होता है, अगर कोई समीकरण px के रूप में दिया है, मतलब y बराबर px लिख रहा है, तो जो शून्यांक मिलेंगे वो x अक्ष पर देखे जाएंगे कि x अक्ष पर कहाँ कहाँ जो रेखा है कट कर रही है। और पी वाई दे दे, समीकरण y के रूप में दे दे, जैसे कि इस वाले में x² + x + 1, और इसमें दे दे कि y² + y + 1, इसे x बराबर लिखा जाएगा, x बराबर पी वाई के रूप में दे दे। तो यहाँ पर हम लोग कट बिंदु कहाँ पर देखेंगे, y अक्ष पर। y अक्ष पर कट बिंदु देखेंगे, उतने जितने कट बिंदु मिलेंगे उतने ही उसके शून्यांक या फिर मूल होंगे। ठीक है, तो प्रश्नावली 2.1 समाप्त हो गई। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 2.2। और इसे ही कहीं कहीं fx लिख देता है, जैसे px को fx लिख देगा, fy लिख देगा, तो उसका टेंशन नहीं लेना है, वही चीज़ है, बस p के स्थान पर इसमें f लिख दिया है। अब हम लोग इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करेंगे। अगले वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 2.2 करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, तथा सब्सक्राइब कर लें और सारे वीडियो के लिए।